हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 5 और 6 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, नोट्स जरूर बना के चलना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है कि किस कंपनी ने लॉन्च किया एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B को, जिसको हम FWD 200B के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंडिया का पहला मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन रहेगा। मतलब ये बॉम्ब्स यहाँ पे लॉन्च करेगा किसी एनिमी साइट पर या एनिमी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाता है UCAV, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। मतलब ये जो ड्रोन है ना आपका, ये अटैकिंग मिशंस या डिफेंसिव मिशंस के लिए यूज किया जाएगा। एक हो जाता है UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो सिर्फ आपके सप्लाईज के लिए, एक जगह से दूसरी जगह के प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए या सर्वेलेंस के लिए काम आता है, तो वो UAVs होते हैं।
राइट, जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ड्रोन को फ्लाई करते हो, तो वो यूएवी हो गया। यूसीएवी हो गया जब वो आपके फ्लाइट में, जब आपके वो किसी वॉर सिचुएशन में या फिर कोई ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए, अटैकिंग के लिए काम आए। ठीक है, तो किस कंपनी ने लॉन्च किया ये? तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, इनके द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इसको लॉन्च किया गया। क्योंकि हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साल पहले यहाँ पे जो ड्रोन्स है उसके इंपोर्ट को बैन कर दिया था, ताकि इंडिया में ही हम मैन्युफैक्चरिंग इसकी बढ़ा सकें, एंड आने वाले टाइम में जो ड्रोन्स का यूसेज होगा, इंडिया में ही बने ड्रोन्स को हम आगे फर्दर यूज कर सकें। अगर हम इस FWD 200B की बात करें तो याद रखेंगे ये एक मेल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूसीएवी है, जो कि डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया में। 12 से 20 घंटे का इसका ये फ्लाई कर सकता है। 370 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी। 100 kg ये आपका वेट कैरी कर सकता है, पेलोड कैपेसिटी, एंड 200 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। फर्दर अगर हम बात करें मरून ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड की, तो मरून ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड, याद रखेंगे इन्होंने रिसेंटली नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया, ताकि जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको यहाँ पे पूरा किया जा सके। आईजी ड्रोन्स, इन्होंने एक MOU साइन किया है IIM संबलपुर के साथ, और ये जो MOU साइन किया गया है संबलपुर के साथ, बेसिकली पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने की बात की गई, ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि दिल्ली कैंपस में होगा ऑफ IIM संबलपुर। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें तो अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने रिसीव किया था दृष्टि स्टारलाइनर 10, दृष्टि 10 स्टारलाइनर, इसी को हम एल्बिट हर्म्स 900 बोलते हैं, करेक्ट। ये एक मेल UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, राइट, एंड ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस फैसिलिटी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया इन हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट, इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? फॉर लास्ट माइल ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज के लिए। तो बेसिकली हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इवन रूरल एरियाज में जहां पर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वहां पर भी हम ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर सकें, ई-कॉमर्स को डिलीवर कर सकें। इसीलिए अभी रिसेंटली इंडिया पोस्ट ने किन के साथ पार्टनर किया फॉर लास्ट माइल ई-कॉमर्स डिलीवरी के लिए, ताकि ई-कॉमर्स भी हमारा एक्सपेंड हो सके। तो ये रहेगा F-Ship लॉजिस्टिक्स, ये एक ट्रैक ड्रिवन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, एंड इन्होंने इंडिया पोस्ट ने इनके साथ यहाँ पे पार्टनर किया है, ताकि जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप्स हैं, जो स्मॉल MSMEs हैं, वो डिलीवरी की प्रॉब्लम ना फेस करें, एंड इजीली वास्ट पॉपुलेशन को, वास्ट लोगों को यहाँ पे ऑडियंस को कैटर कर सकें, एंड इवन रूरल एरियाज में वहाँ पे वो डिलीवरी इजीली कर सके, करेक्ट। यहीं पे अगर हम देखें तो जो हमारा लॉजिस्टिक मार्केट है ना, इंडिया का लॉजिस्टिक मार्केट, इट इज सेट टू ग्रो 8.8% एनुअली, एंड $484.43 बिलियन ये टच कर जाएगा हमारा लॉजिस्टिक मार्केट बाय 2029। वहीं पर अगर हम बात करें ई कॉमर्स मार्केट की, इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट की, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हिट $18.81 ट्रिलियन बाय 2029, और यहाँ पे 15.8% का CAGR हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, राइट। फिर नेक्स्ट पे आते हैं पाई प्लेटफॉर्म। तो याद रखेंगे पाई प्लेटफॉर्म ये पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम है, पाई प्लेटफॉर्म। रेड बस की बात करें तो इन्होंने ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ टाई अप करा, ताकि वेरियस बुकिंग सर्विसेज ये इनके प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सके इन वेरियस सिटीज। उबर इंडिया ने भी सिमिलरली ONDC के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है, ताकि वेरियस रेंज ऑफ मोबिलिटी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें ऑन देयर उबर मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है किस इंस्टीट्यूशन ने ट्रांसफर किया इनका इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज ऑफ थर्मल कैमरा टू CP प्लस अ डिवीजन ऑफ आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड। तो किस इंस्टीट्यूशन ने ट्रांसफर किया इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज ऑफ थर्मल कैमरा टू CP प्लस? वो है CDAC। CDAC क्या होता है आपका? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये तिरुवनंतपुरम केरला बेस्ड है, राइट, एंड इन्होंने यहाँ पे अभी रिसेंटली ट्रांसफर किया इनकी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ऑफ दिस थर्मल कैमरा, राइट। ये जो थर्मल कैमरा है ये इसमें एक इनबिल्ट डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट है जो काफी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती है, एंड उसके बेसिस पे ये फर्दर एनालिसिस करके प्रॉपर डाटा प्रोवाइड कराती है, जिसके बेसिस पर हम स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रीज, डिफेंस, हेल्थ सेक्टर, इसमें हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, राइट। फिर यहीं पे MEITY की बात करें जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने अभी लॉन्च किया ITS सिस्टम। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? एक ITS सिस्टम बुकलेट, राइट, जो कि है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुकलेट, ITS बुकलेट, राइट। ये जो बुकलेट है ये कंपाइलेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स,
solutions for traffic control, public transport, road safety, sensors, etc. ठीक, तो कमिंग बैक, CDAC ऑफ त्रिवंतपुरम केरला, इन्होंने अभी डेवलप किया एक थर्मल कैमरा एंड उसको ट्रांसफर कर दिया टू CP+। फर्दर बात करें DRDO की, अगर DRDO की बात करते हैं तो DRDO याद रखेंगे ड्यूरिंग द MSME डिफेंस एक्सपो जो 2024 में हुआ था, DRDO ने यहाँ पे 23 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किए थे 22 इंडस्ट्रीज के साथ इन वेरियस सेक्टर जैसे नेवल सिस्टम्स, एरोनॉटिक्स, स्पेस सेक्टर, लेजर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इसरो की बात करें तो इसरो ने अभी लॉन्च किया अपना GSLV F-14, ये रॉकेट है। इस रॉकेट की मदद से एक सैटेलाइट लॉन्च की इनसेट 3DS, राइट। सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। C.DOT की बात करें तो C.DOT जो कि है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इन्होंने क्वालकॉम के साथ यहाँ पे टाइप करा और एक MOU साइन किया यहाँ पर, ताकि इंडिया के जो वर्किंग स्टार्टअप्स है ना, जो बेसिकली जो नई नई कंपनीज आ रही हैं, राइट, उनको यहाँ पे हेल्प कर सके टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पे आते हैं इफ्को जो कि है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया किस ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल टू लॉन्च इट्स इफ्को नैनो जिंक लिक्विड एंड इफ्को नैनो कॉपर लिक्विड फर्टिलाइजर्स। तो जिंक एंड कॉपर, यही क्यों इन दोनों के लिक्विड फर्टिलाइजर्स लॉन्च किए गए इनके द्वारा, रीजन बीइंग कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इन दोनों से। अगर हम बात कर रहे हैं जिंक की, तो जिंक याद रखेंगे ये हेल्प करता है जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स है उनकी ग्रोथ में एंड उनके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। कॉपर का काम होता है बेसिकली क्लोरोफिल एंड आपका सीड प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए हमारी सॉइल में, एंड जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसकी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी इंप्रूव हो सके, इसीलिए ये दो लिक्विड फर्टिलाइजर्स लॉन्च किए गए हैं। और इन दोनों लिक्विड फर्टिलाइजर्स की लॉन्च से अब जो इफ्को के पास लिक्विड फर्टिलाइजर्स है ना, टोटल 5 लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, 2 तो ये हो गए, इसके अलावा है नैनो यूरिया एंड नैनो DAP जो कि है नैनो डायमोनियम फॉस्फेट एंड नैनो यूरिया प्लस। तो ये 5 अब फर्टिलाइजर्स हो गए हैं। तो ये इफ्को ने किस ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लिया, तो ये फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू इन्होंने यहाँ पे परमिशन ली, इनसे अप्रूवल लिया ताकि ये दो फर्टिलाइजर्स को लॉन्च कर सके एंड इनकी जिंक की एंड कॉपर की जो डेफिशिएंसी है एग्रीकल्चर में जो सॉइल में उसको पूरी कर सके, करेक्ट। अगर मैं बात करूं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की NFL की, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने ग्रांट किया यहाँ पे इनको नवरत्ना स्टेटस टू द नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राइट। आई रिपीट, डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने ग्रांट किया नवरत्ना स्टेटस टू नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अगर बात करूं फसाई की, तो फसाई ने मैंडेट किया कि जो रिक्वायरमेंट है फॉर इंटीग्रेटेड वेटरनरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर द इंपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन इंडिया, अगर हमें मिल्क और कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराने हैं बाहर से, तो हमें पहले वेट का एक हेल्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो हमारे ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की बात करें तो इन्होंने यहां पे CDP सुरक्षा लॉन्च किया। CDP सुरक्षा क्या है, ये आपका CDP सुरक्षा है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सुरक्षा है आपका सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। ये बेसिकली जो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं उनको सब्सिडीज डिस्ट्रीब्यूट करने का ये काम करेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि CDP सुरक्षा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव की गाइडलाइंस फॉर द कस्टोडियन बैंक्स टू द इशू इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स इन लाइट ऑफ T+1 सेटलमेंट रिजीम फॉर स्टॉक्स। तो ये रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। RBI ने यहाँ पे रिवाइज किए हैं गाइडलाइंस फॉर द कस्टोडियंस बैंक टू इशू दिस IPCs होते हैं ये इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स इन द लाइट ऑफ T+1 सेटलमेंट रिजीम फॉर द स्टॉक्स। जो मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क रहेगा कस्टोडियंस बैंक का जो इशू कर रहे हैं IPC, ये कंसीडर किया जाएगा एज द कैपिटल मार्केट एक्सपोजर एट 30% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। फिर यहीं पे RBI ने इसके अलावा, अच्छा एक चीज और यहाँ पर अगर हम फर्दर डिटेल में देखें, जो ये 30% लिमिट है ना, ये बेस्ड है ऑन द अजम्पशन दैट 20% डाउनवर्ड प्राइस हो गया मूवमेंट का ऑफ इनइक्विटीज ऑन T+1 सेटलमेंट एंड एडिशनल 10% मार्जिन फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। तो इसलिए ये टोटल 30% आता है। एंड प्रीवियसली जो रिस्क मिटिगेशन मेजर्स थे वो T+2 सेटलमेंट पे बेस्ड थे, अब उसको T+1 पे लाया गया।
अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक्सपोजर रहेगा T+1 सेटलमेंट साइकिल का इन द नॉर्म्स is normally in intraday and exposure remains at the end of T+1 the bank must maintain capital based on the outstanding market exposure उन्हें उतना कैपिटल वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा and only custodian banks with agreements giving them rights over the securities for receiving settlement payout can issue these IPCs that are your irrevocable payment commitments। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो यहां याद रखेंगे आरबीआई ने अभी बजाज फाइनेंस लेंडिंग प्रोडक्ट्स पर जो बैन था उसको लिफ्ट कर लिया है, जो कि इनके ई-कॉम एंड इंस्टा ईएमआई पर जो ये लोन प्रोवाइड कराते थे उसके ऊपर जो बैन था उस रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया है, राइट। तो नवंबर 2023 में ये रिस्ट्रिक्शंस लाई गई थी आरबीआई के द्वारा अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एंड उन्होंने बजाज फाइनेंस को डायरेक्ट किया था कि दे शुड स्टॉप द सैंक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ लोन्स अंडर देयर टू लेंडिंग प्रोडक्ट्स ई-कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड। फर्दर अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी ने अभी याद रखेंगे इन्होंने एक्सपेंड किया अपना फ्रेमवर्क फॉर द क्वालिटी स्टॉक ब्रोकर्स टू मोर स्टॉक ब्रोकर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब देखो क्वालिटी स्टॉक ब्रोकर होगा तो जो आप इन्वेस्टर है, मान लो आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, किसके पास, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर काफी क्वालिफाइड है, जो सेबी से रजिस्टर्ड है, राइट, जिसके पास नॉलेज है, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है, बस वो वहां पे पैसा अर्न करने आया है, उनको नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए स्टॉक ब्रोकर्स क्वालिफाइड हो, राइट, एंड उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेबी के साथ। इसीलिए यहाँ पे ये फ्रेमवर्क नया सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। IRDAI की बात करें तो अभी नारायण हेल्थ इन्होंने रिसीव किया IRDAI के अप्रूवल टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, जो अलाउ करेगा हेल्थ प्रोवाइडर्स को टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस इनटू हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। PFRDA की बात करें, इन्होंने अभी PFRDA रेगुलेशन 2016 में चेंजेस लाए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 20 फरवरी। इसके बारे में फर्दर डिटेल में पढ़ना हो तो आप 1 मार्च के हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उनको रेफर कर सकते हैं फॉर बेटर नॉलेज, करेक्ट। T+1 सेटलमेंट क्या होता है कि अगर आपने आज ट्रेड लिया, आपका जो पैसा सेटल होगा, आपने जो अर्निंग हुई एट द एंड ऑफ द डे, वो आपकी कल सेटल होगी। T+0 सेटलमेंट भी अभी लाया गया है, वो क्या है कि ये बीटा वर्जन इसका अभी लॉन्च किया गया है T+0 सेटलमेंट का, राइट, एंड ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है एंड इसमें जो भी आपकी अर्निंग होगी ना वो सेम डे आपकी सेटल हो जाएगी, आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, हैंड टू हैंड सेटल हो जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ रीसेंट रिलेटेड न्यूज़ भी देखें तो आरबीआई ने अभी इशू की मास्टर डायरेक्शंस, जो कि है आरबीआई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज डायरेक्शन, कि इनको जो 100 करोड़ रुपए का कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था ना एआरसीज का 100 करोड़ रुपए, उसको बढ़ा के 300 करोड़ रुपए कर दिया। एंड आरबीआई ने गाइडलाइंस लॉन्च की फॉर द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड बाय टैरिफ रेट कोटा होल्डर्स अंडर इंडिया यूएई CEPA एज नोटिफाइड बाय IFSCA। हम जानते हैं गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे था, राइट, 76,000 ये टच करके आया है, राइट, तो मार्क करके चलेंगे फॉर 10 ग्राम्स। फ्रेंड्स, अभी हम 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं, तो हमारी इस जर्नी में हेल्प करने के लिए सिर्फ हमारे 11 से 12,000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनके लिए सजेशन रहेगा कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए मैं डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट ला सकूं और अच्छे से मैं ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर सकूं एंड बेटर कंटेंट मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर सकूं। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो भी आप वीडियो देखते हैं उनको लाइक जरूर से करा कीजिए। चलिए, एंड इवन इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जल्दी से जल्दी हमें ये 4 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, किस रेगुलेटरी बॉडी ने हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। रिसर्च एनालिस्ट बेसिकली क्या होते हैं कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर रिसर्च करना, सारा मार्केट से डाटा कलेक्ट करके कैसे वो फ्यूचर में परफॉर्म कर सकती है, क्या हमारी अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रही है, तो प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड कराना उसका डाटा के ऊपर काम करके, डाटा को स्टडी करके। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कौन होते हैं कि जो आपको एडवाइस करते हैं कि आपको पैसा अपना कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, कहीं आप बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, देन गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, इवन आजकल तो कॉर्पोरेट कंपनीज जो है आपकी कॉर्पोरेशंस, ये भी यहाँ पे अपने बॉन्ड्स को इशू करती हैं, राइट। तो ये आपको मैनेज करते हैं, बताते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी किस रेगुलेटरी बॉडी ने इंट्रोड्यूस किया एक फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वो है सेबी। सेबी के द्वारा यहाँ पे इशू किया गया है ये नया फ्रेमवर्क, राइट, एंड इन्हीं के लिए अभी एक नई बॉडी भी बनाई गई है। अगर रिसर्च एनालिस्ट रहेंगे तो उनको यहाँ पे डील करना पड़ेगा, उनको किसके अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा,
RAASB, जो कि है रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को यहाँ पे किस किस से डील करना पड़ेगा, कहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, राइट। चलिए मार्क करके चलेंगे इसको। एंड ये जो नई बॉडीज हैं इनके अंडर ये रूल्स कब से इफेक्ट में आ जाएंगे, 25 जुलाई 2024 से ये यहाँ पे लागू हो जाएंगे। इसी के अलावा अगर हम देखें, स्टॉक exchanges recognized as RASB and IASB under regulation 14 of the RA regulations and IA regulations. For efficiency and economy scale of RASB and IASB, they must be the same stock exchange. और रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इनकी कि दे शुड बी ऑपरेशनल फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए, नेशन वाइड टर्मिनल्स होने चाहिए इनकी 20 सिटीज से ज़्यादा में, एंड दे शुड प्रोवाइड अ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑल्सो एंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। फर्दर अगर हम IRDAI की यहाँ पे बात करते हैं तो IRDAI ने यहाँ पे याद रखेंगे केस टू केस अप्रूवल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड्स NBFCs बाय इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो केस टू केस अप्रूवल रहेगा उसको रिमूव कर दिया है, राइट। ये एंकरेज करेगा इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड एनहांस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये IRDAI के द्वारा रिमूव की गई है केस टू केस अप्रूवल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दिस IDF NBFCs बाय इंश्योरेंस कंपनीज। सिडबी की बात करें तो इन्होंने अभी एक MOU साइन किया फार्माक्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो के साथ, PMBI के साथ। ये जो MOU साइन किया है बेसिकली जो जन औषधि केंद्रास हैं इनको मॉडर्नाइज करने के लिए, एंड यहीं पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जन औषधि केंद्रास को जो ऑपरेट करते हैं उनको 2 लाख रुपए की यहाँ पे फाइनेंस भी प्रोवाइड कराने का काम करा जाएगा अंडर दिस। देन RBI की बात करें तो RBI इन्होंने अभी फाइनलाइज किया ओमनी बस फ्रेमवर्क। ये ओमनी बस फ्रेमवर्क बेसिकली रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए जो कि RBI के द्वारा लॉन्च किया गया, राइट। ये जो फ्रेमवर्क है ये स्टैंडर्ड सेट करेगा फॉर ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिजिबिलिटी, गवर्नेंस ऑफ ऑल द रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड एंटिटीज ऑफ द सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ RBI। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अग्री किया टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ $5 बिलियन ऑफ एशियन डेवलपमेंट फंड 14 एंड टेक्निकल असिस्टेंस स्पेशल फंड 8। तो एशियन डेवलपमेंट फंड 14 एंड टेक्निकल असिस्टेंस स्पेशल फंड 8। देखो ये जो आपका फंड है ना एशियन डेवलपमेंट फंड 4 साल के लिए लॉन्च किया जाता है, एंड अभी एशियन डेवलपमेंट फंड जो 13 था अगर हम उसकी बात करें उसमें कितना अमाउंट था और 14 में कितना अमाउंट है इससे आपको क्लियर होगा। तो अभी रिसेंटली सबसे पहले तो ये देख रहे हैं एशियन डेवलपमेंट फंड 1974 में स्टैब्लिश किया गया। ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रांट है ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड ये जो अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है ये जो आपकी अंडर डेवलप्ड वनरेबल डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए, पुअरेस्ट एंड द मोस्ट वनरेबल डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए फंड होता है। हर 4 साल में इसको रिप्लेनिश किया जाता है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहेंस करने के लिए इन दोज एशिया पैसिफिक रीजन कंट्रीज ऑफ जो कि पुअरेस्ट एंड मोस्ट वनरेबल हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उनके लिए ये फंड यहाँ पे अलोकेट किया जाता है। ठीक है, इसी फंड की बात करें तो जो ADF 14 है, 14 जो इस बार का फंड है वो 22% ज्यादा है एज कंपेयर टू ADF 13 जो कि $4.1 बिलियन का था, और ADF 14 इस बार कितना है $5 बिलियन का। अराउंड 51% ऑफ द रेप्लिशमेंट अराउंड $2.5 बिलियन इस बार कहां से आएंगे? फ्रॉम द 2 न्यू कंट्रीज जो कि हैं आर्मेनिया एंड जॉर्जिया। क्या इंडिया यहां पे इस एशियन डेवलपमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है? तो आंसर है यस। ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहां पे अग्री किया टू रिप्लेनिश दिस $5 बिलियन फंड जो कि ADF 14 है, एंड ये ADF 14 2025 से 2028 तक यूटिलाइज किया जाएगा ताकि इन कंट्रीज को हेल्प किया जा सके। देन अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने अभी 3 करेंसीज में यहां पर बॉन्ड्स इशू करे हैं। ये 3 करेंसीज कौन सी रहेंगी? कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, देन आपका US डॉलर, सॉरी कैनेडियन डॉलर, US डॉलर एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर की बात करें तो यहां पे 5 साल का ये बॉन्ड रहेगा, $1.4 बिलियन इन्वेस्ट किए। देन US बॉन्ड दैट इज US डॉलर में जो हमने इन्वेस्ट किया वो कितना है? 7 साल के लिए, 7 साल का ये बॉन्ड रहेगा एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा $5 बिलियन। और US ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो 1.4 ऑस्ट्रेलियन में $2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये बॉन्ड रहेगा 5 साल के लिए। ठीक है, तो कैनेडियन डॉलर 5 साल के लिए 1.4 बिलियन,
यूएस डॉलर 7 साल के लिए $5 बिलियन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर $2 बिलियन का अमाउंट 5 साल का बॉन्ड रहेगा। तो ये 3 करेंसीज में यहाँ पे बॉन्ड्स इश्यू किए गए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज की जाती है और यहाँ पे इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट पे बात की है वो फिस्कल ईयर 25 एंड फिस्कल ईयर 26 की रहेगी। फिस्कल ईयर 25 में इनके हिसाब से इंडिया ग्रो करेगा 6.8% से। पहले ये 6.5 प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन 30 बेसिस पॉइंट से इन्होंने अपनी टारगेट को बढ़ा दिया। फिस्कल ईयर 26 की बात करें तो इनके हिसाब से इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा। यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहां पर होता है इसका, ये है न्यूयॉर्क यूएसए में। एंड इनके द्वारा अभी एक स्मॉल आइलैंड डिजिटल स्टेट्स के साथ टाई अप करा गया, ताकि जो इन स्मॉल आइलैंड्स हैं यहां पर डिजिटाइजेशन ला सके, ताकि डिजिटाइजेशन की मदद से वहां की पॉपुलेशन को कैटर करा जा सके। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई ने अप्रूव किया द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन रीअपॉइंट कर लिए गए हैं, वो है अतानु चक्रवर्ती। राइट, इनको यहां पे रीअपॉइंट कर लिया गया है एज द चेयरमैन एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक। ये यहां पे 3 साल तक रहेंगे इस पोजीशन में, 3 ईयर्स के लिए। 5 मई 2024 से लेके 4 मई 2027 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। करेक्ट। फिर अतानु चक्रवर्ती की बात करें तो ये 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ऑफ गुजरात कैडर। करेक्ट। इन्होंने सर्व किया एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इन्होंने बोर्ड पे भी सर्व किया ऑफ द वर्ल्ड बैंक। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज ऑल्सो सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ NIIF, जो कि है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। राइट। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं HR खान की, हारून राशिद खान की, तो याद रखेंगे हारून राशिद खान ये फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, एंड इनको पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। S रविंद्रन की बात करें, यहां पे आरबीआई ने अप्रूव किया S रविंद्रन को एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, TMB का। अनिल कुमार लाहौटी की बात करें तो यहाँ पे ACC ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर रेलवे बोर्ड चेयरमैन CEO अनिल लाहौटी एज द 9th चेयरमैन। ये 9 चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं TRAI के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और ये 3 साल तक इस पोजीशन में यहां पर रहेंगे। एक चीज और फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप ऑप्शंस को एक्सप्लेन मत कीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? बच्चे बोलते हैं कि सर चीजें याद नहीं रहती। अरे आपको एग्जाम क्लियर करना है, आप ये समझिए ना, अगर आप एग्जाम क्लियर करना है तो आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आपको टॉप 1% ऑफ द 1% में होना पड़ेगा टू गेट द जॉब। आजकल गवर्नमेंट जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती हैं, एंड चीजें याद रखना इज वन ऑफ द मेन थिंग। मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था, वो बोल रहे थे कि सर इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, याद नहीं रहती। तो बेटा आप एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे अगर आपको चीजें याद नहीं रहेंगी? तो चीजें तो याद करनी पड़ेंगी। चीजें तो बिल्कुल ऐसा समझिए, जो करंट अफेयर्स होते हैं, नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, आपको इसके अलावा भी जो बैंकिंग की भी न्यूज़ होती हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी तो आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, तभी तो आप टॉप 1% ऑफ द 1% में आ पाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज भी इतनी ज्यादा नहीं निकलती हैं। तो जरूरी है कि आप चीजों को याद रखें, जरूरी है कि जो ये रिवीजन चल रही है आप इसको ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अब जो हम ये रिवाइज कर रहे हैं करंट अफेयर्स, ये पुराने 4 महीने के हम मेक श्योर करते हैं कि डेली बेसिस पे अब आपको जो भी आपकी डेली करंट अफेयर्स आएंगी तो उसमें हम आपको मेक श्योर करें कि आपको ऐसे ऑप्शन के बेसिस पे पुराने करंट अफेयर्स भी रिवाइज रह सके। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं अपने टाइम पर, राइट। तो मैंने भी चीजें याद रखने की कोशिश की है, मैं भी पढ़ता था, मैं भी बहुत वीडियोस देखता था, मेरे को भी समझ आता है कि चीजें याद रखना कितना मुश्किल होता है। एंड आप वीडियो देख के आप खुद ही बताइए घर पे जाके आप कितना रिवाइज करते होंगे वापस। तो जब वीडियो चल रही है तो वीडियो में अगर ये चीजें रिवाइज हो रही हैं तो ये किसको बेनिफिट मिलेगा? ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे अगर ऐसा रिवाइज करेंगे ना तो पुरानी चीजें आपको रिवाइज होती रहेंगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों। तो इसको बेशक आई नो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इन फ्यूचर ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये इनिशिएटिव, राइट। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो बेशक लंबा हो रहा है ना, आप वीडियो को जरूर देखिए। बच्चे ये भी बोलते हैं, कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो सर बहुत लंबा हो गया है। कोई बात नहीं, वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो आप अपनी फोकस कीजिए प्रिपरेशन पे, राइट। अगर मान लो पहले 30 मिनट का था, अब मान लो 1 घंटे का हो गया, तो आप ये भी तो देखिए उस आधे घंटे में आपकी कितनी सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं डेली बेसिस पे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज अपॉइंटेड
संजीव नौटियाल एज देयर नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो किस बैंक के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं? ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं संजीव नौटियाल एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर 3 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 एंड ही विल ज्वाइन द बैंक बिफोर टेकिंग द चार्ज एज एमडी एंड सीईओ एंड इनको प्रेसिडेंट इन द इंटर्म की पोस्ट पे यहाँ पे अभी अपॉइंट किया जाएगा बिफोर ये अभी एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर संजीव नौटियाल को देखें तो ये आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। एंड इनको 3 डेकेड से भी ज्यादा का बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इससे पहले ये डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं ऑफ एसबीआई बैंक एंड एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुके हैं ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया, करेक्ट। एंड काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये एडवाइजर भी हैं। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये इटेरा डेविस को सक्सीड करेंगे, राइट, जो कि अपॉइंट किए गए थे एज एमडी एंड सीईओ अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए, तो ये किनको सक्सीड करेंगे? संजीव नौटियाल, इतेरा डेविस को ये सक्सीड करेंगे। अगर मैं बात करूं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? बेंगलुरु कर्नाटका में। 2017 में इसको एस्टैब्लिश किया गया एंड टैगलाइन रहेगी बिल्ड अ बेटर लाइफ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी इंट्रोड्यूस किया है कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को जिसका एम रहेगा कि बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहां लॉन्च दिया जा सके, कस्टमर बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके कस्टमर्स को। फिर यहां पे 2 नए क्रेडिट कार्ड्स भी लॉन्च किए गए हैं जो कि है स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड और दूसरा है नोमो, दैट इज नो मिसिंग आउट क्रेडिट कार्ड। फिर इसी के अलावा इन्हीं के द्वारा अभी लॉन्च किया गया AU 0101 बिजनेस एप्लीकेशन को एंड AU 0101 2.0 वर्जन को भी यहीं पे लॉन्च किया गया। SBM बैंक की बात करें, आशीष विजयकर, इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBM बैंक इंडिया। 3 साल के लिए इस पोजीशन में इनको यहां पे अपॉइंट किया गया है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आरबीआई ने रीअपॉइंट किया अजय कनवल को। आई रिपीट, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रीअपॉइंट किया अजय कनवल को एज एमडी एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल। तो वो रहेंगी डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, राइट। आप इनको यहां पे पिक्चर में देख सकते हैं, डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी ये प्रेसिडेंट हैं ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत इंडिया की एंड इनको अब अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का। 3 साल के लिए इनको यहां पे अपॉइंट किया गया इस पोजीशन में, जो कि 1 मई 2024 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2027 तक ये इस पोजीशन पे रहेंगी, राइट। एज द चेयरपर्सन ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी ये रिप्रेजेंट करेंगी एंटायर स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक रीजन को, जिसमें 34 कंट्रीज आ जाते हैं, राइट। एंड ये स्पेशल ओलंपिक्स भारत की परमानेंट मेंबर है ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। एंड डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी ये सर्व कर रही हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत सिंस 2021। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी सारे डिसेबल्ड लोगों के लिए इन्होंने हेल्प करी है एंड वीमेन एम्पावरमेंट के भी ऊपर, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के ऊपर, अंडर प्रिविलेज्ड वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इन्होंने पिछले 30 सालों से यहाँ पे काम किया है। फिर इन्हीं के अलावा इसके अलावा याद रखेंगे इनको ऑनर किया गया है राजीव गांधी मानव सेवा मेडल से इन 2010 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड इनको ऑनर किया गया देरोजियो अवार्ड से इन 2011 इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन एनरिचमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस याद रखेंगे इन्हीं के द्वारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल हेल्थ फेस्टिवल फॉर दिव्यांगन, नेशनल हेल्थ फेस्टिवल फॉर दिव्यांगन ऑब्जर्व किया गया था 7 अप्रैल को एंड 7 अप्रैल को ही हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर अगर फर्दर डिस्कस करें शाइनी विल्सन के बारे में, तो शाइनी विल्सन इनको नॉमिनेट किया एज द मेंबर ऑफ द एथलेटिक कमीशन ऑफ एथलेटिक्स एशियन एथलेटिक्स। नरसिंह यादव ये फॉर्मर रेसलर है यानी इनको चेयरमैन बनाया गया है ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो 7 मेंबर पैनल एथलीट्स पैनल है उसका। मैरी कॉम की बात करें, ये शेफ दे
मिशन इनको अपॉइंट किया गया है पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए, जो कि अभी कहां पर होंगे, पेरिस फ्रांस में। एंड पेरिस फ्रांस के जो अभी ओलंपिक गेम्स होंगे, यहां पर फ्लैग बियरर कौन रहेंगे, वो है शरत कमल। शरत कमल। मूविंग ऑन अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिंक इसका रहेगा। अगर आपने अभी तक जिसको ज्वाइन नहीं किया है, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम को डाउनलोड करके इस लिंक पे जाके हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पे लिंक प्रोवाइड करते हैं फॉर करंट अफेयर्स, राइट। जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं, वीकली, मंथली, इसके अलावा टॉपिक वाइज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। शॉर्ट्स की वीडियोस के लिंक्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। एंड टर्म ऑफ द डे क्विजेस, ये डेली बेसिस पे यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है, हु टुक चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NISC ऑफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य, राइट, इन्होंने अज्यूम करा चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NSIC। आप यहां पर इनको पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NSIC। NSIC ये आपकी एक मिनी रत्ना कैटेगरी 2 कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आती है। ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे विपुल गोयल को, राइट, टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NSIC। प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य ये चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं ऑफ सिडबी के सिंस 2022। इनको 3 डेकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन वेरियस MSME फाइनेंसिंग, क्रेडिट, रिस्क मैनेजमेंट, MSME रेटिंग, बिजनेस प्लानिंग एक्सेट्रा। एंड ये फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं ऑफ SMERA, राइट, जो कि एक रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है एंड इंडिया की पहली SME रेटिंग एजेंसी थी है, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल जी की, तो राजेंद्र प्रसाद गोयल याद रखेंगे, इन्होंने अज्यूम किया एज द एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC, राइट। NHPC ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। रविंद्र कुमार त्यागी की बात करें, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पे इनको अपॉइंट किया गया पावर ग्रिड का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड P संतोष जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं ऑफ कैनरा बैंक, इनको अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑन डेप्यूटेशन ऑफ NARCL। NARCL क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर आप यहां पर देख सकते हैं, इन्होंने रिप्लेस किया विपुल गोयल को। मूविंग ऑन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो किनको अभी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यहां पर अपॉइंट किया गया है, वो है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। प्रीवियसली ये सर्व कर रहे थे एज द चीफ ऑफ द पर्सनल एट द नेवल हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। एंड ये रिप्लेस करेंगे किनको, ये रिप्लेस करेंगे दिनेश के त्रिपाठी जी को, हु अज्यूम द चार्ज एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, काफी इंपॉर्टेंट। और दिनेश के त्रिपाठी जी ये 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं। एंड 25 इन्होंने किनको रिप्लेस किया, इन्होंने RK कुमार, राधा कृष्ण हरि कुमार जी को रिप्लेस किया, जो कि 25वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। तो अब कौन है 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, दिनेश कुमार त्रिपाठी। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर बात करें ब्रजेश मेहरोत्रा की बात करें, तो इनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, राइट। ये 1989 बैच के IAS ऑफिसर है एंड इनको यहां पे अभी अपॉइंट किया गया है एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। अगर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी की बात करें, तो यहां पर याद रखेंगे ही वॉज द रेसिपिटेंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, राइट। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी ये रेसिपिटेंट थे ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल 2021 में, एंड इनको विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। देन ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट, एंड इनको अपॉइंट किया गया था फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप का एंड ऑफशोर सिक्योरिटी एंड डिफेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अज्यूम द चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया एक कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट ऑन अ टेस्टिंग फ्लाइट इनटू स्पेस फ्रॉम अ लॉन्च साइट इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे ये एक टेस्ट फ्लाइट भी थी एंड यहां पर ये एक कमर्शियल ऑपरेशन भी था, राइट। एंड ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो जर्मन
प्राइवेट स्पेस कंपनी है हाई इम्पल्स, इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट जिसका नाम रहेगा SR-75। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये वो रॉकेट है SR-75। इसको कोनिबा साउथ ऑस्ट्रेलिया लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि एक रॉकेट की टेस्टिंग भी हुई और साथ ही साथ उसको कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी यूज में लाया गया। ये जो रॉकेट है ये 12 मीटर लेंथ में है, 2.5 टन इसका वेट रहेगा, ये 250 किलोग्राम तक किसी भी पेलोड को स्पेस में ले जा सकता है, अप टू 250 किलोमीटर्स इन हाइट। पैराफिन वैक्स जो कैंडल वैक्स होता है उसको एंड लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करके ये एज अ फ्यूल का काम करता है। O3 आ जाता है ओजोन, O2 है ऑक्सीजन। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहीं पे हाई इंपल्स जो ये कंपनी है इनका टारगेट है कि ये 700 मिलियन यूरो, राइट, इतने का कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकें, सेल्स को अचीव कर सकें बाय 2032। ठीक है, फिर अगर बात करें रॉकेट लैब की तो याद रखेंगे रॉकेट लैब इनके द्वारा अभी इनका एक इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, इसके द्वारा 2 सैटेलाइट्स को या 2 प्रोजेक्ट्स को स्पेस में लॉन्च किया गया। एक तो है ACS-3 ये है एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम। ये किसका रहेगा? ये नासा का है, तो USA या नासा लिख सकते हैं। एंड दूसरा आ जाता है नियोन सैट 1, ये साउथ कोरिया की सैटेलाइट है, करेक्ट। इन दोनों को यहां पे लॉन्च किया गया इन स्पेस यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन रॉकेट ऑफ रॉकेट लैब। ये जो नियोन सेट 1 है ना, ये बेसिकली एक साउथ कोरिया का मिशन है, बिगिनिंग ऑफ द स्वार्म, उस मिशन के अंडर यहां पे लॉन्च किया गया एंड इनको लॉन्च किया गया था न्यूजीलैंड से। नासा की बात करें तो नासा का एक मिशन आ जाए, एक बेसिकली आर्टेमिस अकॉर्ड, राइट, ये एक ट्रीटी है जिसके ये नासा के द्वारा ट्रीटी स्टैब्लिश की गई थी। इस ट्रीटी के अंडर बेसिकली क्या कहा जाता है कि जो स्पेस है ना, कंट्रीज उसको पीसफुली यूज करें, राइट, मतलब जो स्पेस का एक्सप्लोरेशन है, जो यूसेज है वो पीसफुली होना चाहिए, ये आर्टेमिस अकॉर्ड यहाँ पे बताता है। नासा के द्वारा इसको लाया गया था। अभी जो 38th कंट्री बनी जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया वो कौन सी है? स्वीडन। 37th कंट्री कौन सी थी? वो थी स्विट्जरलैंड। रॉसकॉस्मॉस की बात करें तो ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, राइट, एंड इन्होंने अभी अंगारा A5 ये आपका एक रॉकेट है जिसको लॉन्च किया है, राइट, एंड ये रिप्लेस करेगा रशिया के प्रोटॉन M हैवी लिफ्ट रॉकेट को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन वाज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 मई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। रीजन क्या है इस डे को ऑब्जर्व करने का? कि 4 मई को ही, यहां पे याद रखेंगे 4 मई को ही 1998 में 5 फायर फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी थी इन अ वाइल्ड फायर जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, इसलिए इस डे को ऑब्जर्व करते हैं 4 मई को। पहली बार ये डे 1999 में ऑब्जर्व किया गया था। फिर अगर हम बात करें 14 अप्रैल की, 14 अप्रैल को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? 14 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फायर सर्विस डे। नेशनल फायर सर्विस डे ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 66 फायर फाइटर्स ने, एक एक्सप्लोजन हुआ था मुंबई डॉकयार्ड में 1944 में, यहां पे 66 फायर फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी थी, उनको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। 22 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, राइट, एंड इसकी थीम रहेगी वाटर फॉर पीस या लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। 18 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, करेक्ट, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है 18 सितंबर को टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मॉनिटरिंग वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि लिमिटेड है तो उसके ऊपर हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर यहीं पे इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे का याद रखेंगे कि रेड ब्लू रिबन होता है जो इसका सिंबल होता है। रेड सिंबलाइज करता है फायर को एंड ब्लू सिंबलाइज करता है वाटर को, तो ये रेड ब्लू यहां पे रिबन होता है जो इसका सिंबल होता है फायर फाइटर्स डे का, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे का। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल लेपर्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। लेपर्ड्स याद रखेंगे IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, क्या होती है रेड लिस्ट? रेड लिस्ट ये वो लिस्ट होती है जो कि वनरेबल एंड एंडेंजर्ड जो स्पीशीज होती है उसका डाटा मेंटेन करती है, तो ये IUCN के द्वारा रिलीज की जाती है एंड इसी लिस्ट में लेपर्ड्स को यहाँ पे वनरेबल डिक्लेयर किया गया है, राइट। 3 मई को इंटरनेशनल लेपर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है।
इंडिया इज होम टू 13,874 लेपर्ड्स एंड मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं 3,907 लेपर्ड्स। वहीं पर याद रखेंगे फिर जो लेपर्ड्स का साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पैंथेरा पार्डोस। पैंथेरा टिग्रिस आ जाए तो वो टाइगर होता है, राइट। फिर बात करें 27 अप्रैल की, तो 27 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटरनरी डे। 17 फरवरी को वर्ल्ड पेंगोलिन डे। 10 फरवरी को यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस अनवेल किया इन्होंने FWD 200B, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस बॉम्बर UAV है, UCAV है, राइट। करेक्ट करेंगे इसको। एफ शिप लॉजिस्टिक्स ने पार्टनर किया इंडिया पोस्ट के साथ फॉर लास्ट माइल ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विस। CDSE ने डेवलप किया थर्मल कैमरा ट्रांसफर टू CP+ एंड MEITY ने ITS बुकलेट लॉन्च की। इफ्को ने रिसीव किया FCO अप्रूवल फॉर नैनो जिंक लिक्विड एंड नैनो कॉपर लिक्विड फर्टिलाइजर्स। अब टोटल 5 फर्टिलाइजर्स हो गए हैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स इफ्को के पास। RBI ने रिसीव किया बैंक्स कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नॉर्म्स फॉर T+1 सेटलमेंट। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस टू सुपरवाइज RAs एंड IAs। RAs होता है आपका रिसर्च एनालिस्ट एंड IAs इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अग्री किया टू रिप्लेनिश $5 बिलियन फॉर ADF 14 एंड TASF 8। Atanu Chakrabarti has been reappointed as the part-time chairman and independent director of HDFC Bank. RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ संजीव नोटियाल एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है डॉक्टर मल्लिका नड्डा, इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल। डॉक्टर सुभांशु शेखर आचार्य, ही अज्यूम द चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NSIC। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। जर्मन कंपनी हाई इंपल्स ने लॉन्च किया कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट ऑन अ टेस्ट फ्लाइट इनटू स्पेस। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को एंड इंटरनेशनल लेपर्ड डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। इन Feb, लेफ्टिनेंट जनरल डैश became the first women to be appointed as the commandant of Army Medical Corps Center and College in Lucknow, UP। तो वो कौन बनी, वो है कविता साहे। कविता साहे पहली वीमेन बनी, फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स सेंटर्स एंड कॉलेज इन लखनऊ, यूपी। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, पूरा चांस है ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो रिसेंटली लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा ऑफ एग्रीकल्चर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया एक पोर्टल पे जिसका नाम रहेगा सराथी पोर्टल एंड इसमें आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इंक्लूडेड की गई है क्योंकि ये भी एक इंश्योरेंस है फार्मर्स के लिए। तो पूछा जा रहा था कि कौन सा पोर्टल है, वो है सारथी पोर्टल। अब सारथी पोर्टल की आपसे फुल फॉर्म आ सकती है सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस। तो सारथी आपका पोर्टल रहेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद गूगल AI लेड सॉल्यूशन अक्रॉस सेक्टर। तो गूगल का एक बार्ड लॉन्च किया गया था, एक जेमिनी लॉन्च किया गया था AI प्लेटफॉर्म। बार्ड का नेम चेंज करके वापस क्या कर दिया गया, जेमिनी। पूछा जा रहा है कि अभी AI सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए किस स्टेट ने गूगल के साथ टाई अप करा, तो वो रहेगी महाराष्ट्र। करेक्ट। एंड गूगल ने IIIT नागपुर के साथ टाई अप किया इन महाराष्ट्र ताकि ये सर्विसेज AI लेड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है किन को अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा। ये प्रेसिडेंट है कहाँ की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 3 years। 3 साल के लिए अभी किनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन रहेंगे वो है नवाफ सलाम। ये लेबनान से बिलोंग करते हैं एंड इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 3 साल के लिए इन पोजीशन पे रहेंगे। ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे जज जोएन E
डोंग्यू को टू बी द न्यू president of the International Court of Justice. Next, in February, Bandhan Financial Holdings Limited received the final approval from IRDAI to acquire 100% paid up share capital of Dash Company. तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने रिसीव किया फाइनल अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू एक्वायर 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एगन लाइफ इंश्योरेंस. एगन लाइफ इंश्योरेंस का 100% पेड अप शेयर कैपिटल बाय करने की यहां पे बात की गई. किसके द्वारा? वो है आपका बंधन फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा. नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा ऑन बोर्ड स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट टू स्टडी द अर्थ ओशन एयर एंड क्लाइमेट. तो नासा के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च की गई थी अभी रिसेंटली. पूछा जा रहा है उसका नाम बताओ जो कि फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से ऑफ स्पेसएक्स लॉन्च की गई अर्थ के ओशन एयर एंड क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए. तो सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा? पेस. पेस क्या होता है? पेस की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखेंगे पेस है आपका प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम. तो ये पेस हो जाता आपका. ठीक. नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी एंड टॉर्च ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. हम बात कर रहे हैं 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर होंगे? गुवाहाटी में होंगे. गुवाहाटी असम में हमें देखने को मिलेंगे 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. राइट. अभी किनके द्वारा लॉन्च किया गया इसका लोगो? हिमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया. फिर याद रखेंगे कि ये 19 जनवरी से लेके 29 फेब तक होंगे. आई करेक्ट? 19 फेब से लेके 29 फेब तक ये आपके गेम होंगे. एंड इसका एक मैस्कॉट भी यहाँ पे याद रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट रहेगा, अष्टलक्ष्मी. अष्टलक्ष्मी क्या है? एक बटरफ्लाई जो कि मैस्कॉट रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4th एडिशन का. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज UPI वॉज लॉन्च्ड इन फेब. तो श्रीलंका में एंड मॉरिशियस में अभी रिसेंटली इंडिया का UPI लॉन्च किया गया. इवन इन पेरिस के आप आईफिल टावर पे देख सकते हैं, वहां पे भी आप अपनी UPI से पेमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया इन फेब 2024. तो किस कंट्री ने अभी जीता ICC मेंस अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल्स? तो वो है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 मेंस क्रिकेट टीम ने इंडिया की अंडर-19 मेंस क्रिकेट टीम को हरा दिया इन द फाइनल्स. ये आपका था 15th एडिशन ऑफ अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप. होस्ट किस कंट्री के द्वारा किया गया था? साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको होस्ट किया गया. नेक्स्ट, व्हेन वाज द 9th इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय UN. तो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, गर्ल्स इन वीमेंस का एंड गर्ल्स का जो बेसिकली हम बोले तो गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन है साइंस में उसको बढ़ावा देने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इसके बारे में जागरूकता फैल सके. एंड 11 फरवरी को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं. इसकी एक थीम याद रखेंगे, थिंक साइंस थिंक पीस. नेक्स्ट, यूनियन कल्चर मिनिस्टर G. Kishan Reddy has recently laid down the foundation stone for India's first digital national museum of epigraphy. इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहां पर होगा? हैदराबाद, तेलंगाना में. ठीक है, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट, which state government has recently enhanced the EV उपयोग पोर्टल टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए EV उपयोगी एक पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा. एंड इस पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, अट्रैक्टिव फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज कर सकें. बिकॉज ईवी से जो कार्बन का रिडक्शन होता है इन्वायरमेंट में वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है तो कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है इसके रनिंग से. नेक्स्ट, the 193rd meeting of Employees State Insurance Corporation was held in New Delhi under the chairmanship of the Union Minister of Labour and Employment भूपेंद्र यादव. ये चीज़ याद रखेंगे. यहाँ पे पूछा गया कि जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं ESI एम्प्लॉयज़ को कब मिलेंगे? जब वो 5 साल तक उन्होंने अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या सुपरनेशन हो उससे पहले मिनिमम 5 साल तक जब वो सर्विस कर लेंगे उसके बाद उनको यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे. करेक्ट. नेक्स्ट,
नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली साइंड अ प्रोटोकॉल टू अमेंड द अग्रीमेंट ऑन द न्यूक्लियर रिएक्टर कंस्ट्रक्शन एट कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। सबसे पहले तो याद रखेंगे ये कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया एंड रशिया के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया। इसमें अभी कुछ प्रोटोकॉल्स को अमेंड करने की बात की गई, राइट। तो सिमिलरली ये पूछा जाएगा कि नेम द कंट्री दैट रिसेंटली साइंड अ प्रोटोकॉल टू अमेंड द एग्रीमेंट, तो रशिया के द्वारा, राइट, क्योंकि इंडिया और रशिया मिलके इस कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को बना रहा है और ये कहाँ पर रहेगा, तमिलनाडु में। Next, which bank has recently signed an MOU with AIIMS for the implementation of smart payment card to provide hassle-free payment for treatment? तो hassle-free payment के लिए एक smart payment card लॉन्च किया गया एम्स के द्वारा। पूछा जा रहा है किस बैंक ने एम्स के साथ टाई अप करा, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने एम्स के साथ टाई अप करा टू लॉन्च दिस स्मार्ट पेमेंट कार्ड। और एम्स से रिलेटेड एक और याद रखेंगे, अभी एक एम्स रेवाड़ी लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ पे रहेगा ये एम्स रेवाड़ी, ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट, मैसिव लावा इरप्टेड फ्रॉम स्लिंगर फॉल वॉल्केनो, जो कहां पर है, आइसलैंड में। अभी आइसलैंड में भी न्यूज भी आई थी कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ एंड काफी लोगों को अपने घरों से डिस्प्लेस किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद ओएनडीसी इंट्रोड्यूस किया डिजिट रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल इन फेब 2024? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने विद ओएनडीसी इंट्रोड्यूस किया डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल इन फेब 2024? तो कौन सी है वो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, करेक्ट, QCI अलॉन्ग विद ONDC। ये एम करते हैं कि जो MSME हैं उनको डिजिटल रेडी बनाने के लिए उनको सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड करते हैं कि येस नाउ यू आर डिजिटल रेडी एंड आपको अपने बिजनेस में हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच सिटी सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिफेंस शो वॉज हेल्ड इन फेब 2024? सो रियाद, सऊदी अरेबिया, राइट, याद रखेंगे। सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिफेंस शो कहां पर हुआ, रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ। 4 से लेके 8 फरवरी तक हुआ सऊदी अरेबिया में, मार्क करके चलेंगे इसको, करेक्ट। और इसकी एक थीम रहेगी जो आप सभी को याद रखनी है, वो है इक्विप्ड फॉर टुमारो, इक्विप्ड फॉर टुमारो। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद WDRA, that is Warehousing Development Regulatory Authority, to facilitate low interest rate loans to farmers and traders। फार्मर्स एंड ट्रेडर्स को लो इंटरेस्ट रेट देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस बैंक ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया WDRA के साथ? वो है पंजाब एंड सिंध बैंक ने, राइट। ये इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कराएंगे टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एट लो इंटरेस्ट रेट, ताकि फार्मर्स अपने वेयर हाउसेस सेटअप कर सकें, अपने साइलोज बना सकें, ताकि जब वो हार्वेस्ट हो तो उस प्रोड्यूस को स्टोर किया जा सके। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज टू फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म? तो HSBC अभी रिसेंटली ऑफर करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज टेक्निकल रिसोर्सेज टू फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म। जो क्लाइमेट के ऊपर कंपनी काम कर रही हैं उनको यहाँ पे टेक्निकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। फाइनेंस कौन देगा, HSBC बैंक। टेक्निकल रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा, GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। और इन दोनों के बीच में यहां पर अभी टाई अप किया गया। अब टेक्नोलॉजी क्लाउड हो गया, इसमें मतलब क्या होता है आपका कि आपको हार्डवेयर सेटअप नहीं करना पड़ता है, आप हार्डवेयर ऑनलाइन सर्विस के तौर पे ले सकते हैं, करेक्ट। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, GCP से, एज्योर किसका हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का, AWS किसका हो गया, अमेजॉन वेब सर्विस, ये हो गया आपका अमेजॉन का। नेक्स्ट, इन फेब CBT Central Board of Trustees hiked the interest rate on employees provident fund deposit to a 3-year high of dash from 8.15%। तो कितना बढ़ गया है, 8.25% हो गया, जो कि पहले था 8.15% फॉर EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट आ जाता है, इन फेब अलेक्जेंडर स्टब वॉज इलेक्टेड एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री। तो अलेक्जेंडर स्टब ये इलेक्ट किए गए थे 13th प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, अभी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, पद्माश्री अवॉर्डी एंड रिनोन्ड हिंदी एंड मैथिली राइटर उषा किरण खान, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये हिंदी एंड मैथिली राइटर हैं उषा किरण खान। पूछा जा रहा है, इन विच ईयर डिड शी रिसीव पद्मा अवॉर्डी और इन विच ईयर डिड शी रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन? तो 2015 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट,
थीम पूछी जा रही है ऑफ यूएन वर्ल्ड पल्सेस डे, जो कि 10 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो थीम क्या रहेगी यूएन वर्ल्ड पल्सेस डे की? वो है पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल, ये आपकी थीम रहेगी। पहली बार वर्ल्ड पल्सेस डे 2019 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनल डी वार्मिंग डे कब ऑब्जर्व किया गया? साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर आपकी टैबलेट्स दी जाती हैं बच्चों को ताकि उनके पेट में कीड़े ना हो सके। एंड पहला जो नेशनल डी वार्मिंग डे था अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया। कब ऑब्जर्व किया गया ये आपका? 10 फरवरी को, करेक्ट। और जो दूसरी डेट है वो अभी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। बेसिकली जनरली तो वो होगा अगस्त में, ठीक है, और पहला फरवरी में होता है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल 2024? तो असम के द्वारा ये हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल अप्रूव किया गया। ये बिल आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है फ्रॉम द मैजिकल ट्रीटमेंट, करेक्ट, इन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब जो मैजिकल ट्रीटमेंट आपके ऊपर किया जाता है, काला जादू वगैरह ये कर देते हैं लोग, तो उससे आपको छुटकारा पाने के लिए ये हीलिंग प्रैक्टिस बिल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। मार्क करके चलेंगे, हमारा जो होमवर्क सेक्शन का नया इनिशिएटिव है, इसके अंडर जो भी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर्स कमेंट करेंगे उनको यहाँ पर हम डेली बेसिस पे एक बच्चे को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, जिसको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, बस जो ये 3 क्वेश्चन है ना, इनके राइट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें प्रोवाइड करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला है, गिव मी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉम द पास्ट 4 मंथ। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड पास्ट 4 महीने में जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, करंट अफेयर्स है, वो नीचे कमेंट करके बताने हैं। दूसरा है, गिव 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी से रिलेटेड जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पिछले 4 महीने के, वो बताने हैं। सिमिलरली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेबी गाइडलाइंस फॉर द पास्ट 4 मंथ। सेबी की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आप नीचे कमेंट करके बताइए। एंड इन पॉइंट्स, इन होमवर्क के बेसिस पे हम डेली बेसिस पे एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे जिसके आंसर सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे करेक्ट होंगे। उसको हम यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि 1 साल का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराया जाए। एंड ये इनिशिएटिव हम डेली बेसिस पे आप कंटिन्यू करेंगे, डेली एक बच्चे को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।